गुड इवनिंग मेंबर्स। आज का ये जो सेशन मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, हम में से एक मेंबर्स या कुछ मेंबर्स ने आई थिंक टेस्ट या एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया और कुछ जो क्वेश्चंस वो उनके पास डाउटफुल आए, एज वी डिस्कस्ड प्रीवियसली आल्सो, कि उन्होंने जो है वो ग्रुप में डाले हुए हैं। तो उनमें से कुछ कुछ मेंबर्स अपनी तरफ से कुछ कुछ जवाब दे रहे हैं, जितने उनको आते हैं, कुछ डाउटफुल रह जाएंगे। तो उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ये जो मैं क्वेश्चंस के आप लोगों के लिए एक सीरीज बना रहा हूँ, इसमें वो सारे क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल और इन कॉन्सेप्चुअल वाइज, जिन पे कि कुछ कुछ मेंबर्स जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया है, जैसे विनोद जी ने किया है आई थिंक, तो उनको जो है वो डाउट आए हैं और बाकी मेंबर्स के लिए भी कहीं ना कहीं वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीटेटिव क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो ये मेरे पास एक लिस्ट सी बनाई हुई है मैंने आप लोगों के लिए, जो सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो शेयर किए हुए हैं, तो उनको अब मैं एक एक करके आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। पहला मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि सर, इफ देयर इज आर प्रोबेबिलिटीज दैट आर असाइंड टू द होल रेंज ऑफ लोअर प्राइस टू हायर प्राइस, हाउ डू वी सॉल्व और हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन इन दैट सिचुएशन। सो let's try to learn this particular concept with me. Just give me a second. Now, assume an example that call option is there, exercise price is 90 rupees, and the actual market price can be 90, 100, 110, 120 or 80, and different probabilities are given for this. Say for example, 10% probability, 20% probability, 40% probability, 10% probability C, and 0.2 probability is there. So in that situation, जब हम लोगों को वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट करनी होगी तो हम किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट इंडिविजुअल प्राइसेस। अगर उनमें से एक भी प्राइस एग्जिस्ट करा तो क्या वैल्यू ऑफ ऑप्शन आएगी, देन अप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑन द सेम, और फिर आप लोगों के पास जो भी वैल्यू ऑफ ऑप्शन आएगी दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। कैसे सर? जैसे अगर मेरे पास एक राइट है, आई कैन परचेज अ पर्टिकुलर एसेट एट 90 एंड एक्चुअल मार्केट प्राइस इज आल्सो 90, then I am having no benefit due to this option, so value of option is 0. In this case we will having a benefit of 10, 20, 30, and the finally in last case again we will not exercise the option, so it will be 0. So probability is given, so we can calculate easily the expected value of option 0, 2, 8, 3 and 0. So 8 and 11 तो 13 रुपए, and based on these 13 rupees basically represents the benefit that you are going to generate. आपको इस ऑप्शन को बीइंग अ बायर क्या फायदा हो सकता है, उसी के अगेंस्ट जो प्रीमियम मांग रहा है उसके साथ कंपैरिजन करके, से फॉर एग्जांपल इफ द प्रीमियम इज लेस देन दिस, तो आप उस ऑप्शन को खरीद लोगे, अगर इससे ज्यादा है तो फिर आप इस ऑप्शन को कभी भी खरीदोगे नहीं। तो सिंपली इस तरीके से आप जो है कर सकते हो। सर वाइसे वर्सा, क्या हम एक्चुअल मार्केट प्राइस को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई पहले करके फिर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं और फिर उससे वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल सकते हैं? नहीं, वो आपका कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें आपकी जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑप्शन होती है ना, जहां पे ऑप्शन एक्चुअली में एक्सरसाइज नहीं भी होनी होती, उसके भी मैथमेटिकल इफेक्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। सो वी विल ऑलवेज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन फर्स्ट, देन अप्लाई प्रोबेबिलिटी। ये आपने ध्यान में रखना है, पहले कभी भी एक्सपेक्टेड प्राइस नहीं निकालना है, उससे ऑप्शन आंसर आपके गलत आएंगे। सेकंड मेरे पास क्वेश्चन है, व्हाट विल द रेजिडेंशियल स्टेटस, सॉरी, व्हाट विल द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉरेन कंपनी। तो इसके लिए जो आप लोगों को इनकम टैक्स का वैसे तो क्वेश्चन है, आप लोग ज्यादा अवेयर होंगे शायद, बट जब भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शियली इन इंडिया में हो तो उसको जो है वो इंडियन रेजिडेंट जो है वो मान लिया जाता है फॉरेन कंपनी का, ना। तो कंट्रोल अगर होली या पार्शियली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इफेक्टिव कंट्रोल यू कैन आल्सो से, इफेक्टिव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली एंड पार्शियल इंडिया में है तो ये रेजिडेंट है, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। मूविंग अहेड, क्वेश्चन वेरी
Normal question asked that EBIT is equal to operating profit or not. EBIT is generally reckoned as operating profit, but if you go into the technical meaning of this, then EBIT और operating profit में वैसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि EBIT में आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स अगर कुछ है, जैसे कोई एफडी से इनकम आ गई या जो कोर ऑपरेटिंग बिजनेस का हिस्सा नहीं है, EBIT में वो भी इंक्लूडेड होती हैं, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में वो इंक्लूडेड नहीं होती। हाँ, जनरल सेंस में EBIT को ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह रीड कर लिया जाता है। 4. What kind of budget is introduced when employment rate is at its peak level? अब ये क्वेश्चन भी बीच में कुछ मेंबर्स ने डिस्कस भी किया था, शायद ये भी एक डाउटफुल सा क्वेश्चन है कि शायद अब सर ने अगर लिखा हुआ तो शायद याद होगा, बट द पॉइंट इज कि अगर तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट इट्स पीक लेवल हो, फिर हमें डेफिसिट बजट चाहिए होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फंडिंग हो सके, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाया जा सके और लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जा सके, जैसे कि आजकल इंडिया की सिचुएशन है। बट अगर लिखा हुआ इंप्लॉयमेंट रेट एट इट्स पीक लेवल, देन जनरली इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, फिर अगर इंप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है तो सरप्लस बजट आप लोग बना सकते हो, है ना। देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डेफिसिट बजट, अगर तो ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। Which ratio is used to measure the effectiveness of underwriting firms? The answer is combined ratio. You have to remember this point. The combined ratio is used to measure the performance of underwriting firms. What does rating means to bond? Ratings are generally like this: AAA, AA, A. These are investment level bonds, but there are some risks as compared to AAA and AA. ट्रिपल और डबल रे से ये कम है थोड़े से इनकी सेफ्टी, बट स्टिल सेफ बॉन्ड्स कंसिडर किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट रेटिंग बॉन्ड्स होते हैं, इनमें आप बड़े आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट देयर माइट बी सम सिचुएशन कि फ्यूचर में इनमें थोड़ी बहुत इंपेयरमेंट हो सकती है। ठीक है, अब आपके पास आता है वाई इंडस्ट्री एनालिसिस इज यूजफुल फॉर वैल्यूइंग अ कंपनी। अब इसके लिए जो 3 आंसर्स अवेलेबल है उसमें तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की कंपनी जिस तरह की इंडस्ट्री में बिलोंग करती है उससे बाहर जाकर वो काम नहीं कर सकती है ना। जैसे मान लो आजकल की सिचुएशन में अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर रहा, कोई आप लोगों के पास बायर्स नहीं है, कोई सेलर्स नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप इंडिपेंडेंटली तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इंडस्ट्री के कहीं ना कहीं साथ में ही आपको चलना पड़ता है। Then it says binomial model assigning probability value to whole range. I think same as question 1, जो मैंने अभी भी बताया कि 90, 100, 100.5, 0.5 अगर probability कुछ ऐसी दी हुई है। हाँ, ये सर को शायद याद नहीं रहा होगा कि 1 से ज्यादा ही probability नहीं जाएगी, पर ये फिगर शायद उन्होंने सैंपल की तरह लिखी हुई है, तो ये अगर आप क्वेश्चंस में चेक करोगे तो 1 से ऊपर नहीं गई होगी, ये टोटल प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी 1। बट ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल होते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज अप्लाई फर्स्ट to the first calculate value of option, then apply the probability. Then it says bargain purchase या gain on bargain purchase is business combination Ind AS 103 is transferred to other comprehensive income generally when there is no situation of distress sale is there। जब आपको बाद में पता चल जाए कि कोई distress sale सॉरी नहीं है और सच में ही आपको एक गेन रियलाइज हुआ, तब लास्ट में जाके इसको कैपिटल रिजर्व में आप ट्रांसफर करते हो, बट जनरली द आंसर शुड बी टेकन टू OCI। Then what is the intangible asset built by existence of customers over the course of time? ये I think मुझे नहीं लगता ज्यादा मेंबर्स को प्रॉब्लम आई होगी, कस्टमर बेस्ड। Then it says within how many days the liquidator shall ascertain the claims after this appointment as liquidator? तो the answer is within 30 days। मैं आप लोगों के साथ एक फाइल भी शेयर करूंगा जो इस पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास अवेलेबल है, एक कहीं ना कहीं, जिसमें ये सारी डिटेल्स आप लोगों के पास दी हुई है। ठीक है, तो जिसमें कि कौन कौन सी डेट्स के ऊपर ही स्पेसिफिकली एक फाइल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो के साथ ही। when can RP sell the assets of CD? कॉर्पोरेट डेटर की एसेट को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कब जो है वो बेच सकता है? तो इसमें शायद ये अनवर्ड मैंने ऐड करा हुआ है, वो नॉर्मली नहीं बेच सकता, बट द पॉइंट इज कि जब कोई ऐसी एसेट्स हो जिनका इंडिपेंडेंट अनएंकम्बर्ड एसेट्स का मतलब है जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उन एसेट्स को वो बेच सकता है जब उसे ये लगे कि इनको बेच के जो रियलाइजेशन होगी वो इनको यूज करके करने की बजाय ज्यादा हो सकती है और ये बिजनेस के लिए रिकवरी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज नॉर्मल जो बिजनेस के एसेट्स इन्वेंट्री एंड ऑल है उनको ही बेच सकता है, उसके अलावा वो एसेट्स को नहीं बेच सकता। अनएनकम्बर्ड का मतलब होता है वो एसेट्स जिनके ऊपर की आप लोगों को ये पता हो कि ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और रियलाइजेशन से ज्यादा फायदा होगा, उन्हीं एसेट्स को बेचना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अलाउड होता है। Then ADL matrix is based on product life cycle। product life cycle
आप इसके लिए जो हमारे पास एक पीपीटी थी एडीएल के लिए, जीई मैकेंसी के लिए, इनके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एक बार उनको जरूर आपने गो थ्रू करना है। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्ट्राइन और डॉक्ट्रीन ऑफ मार्शलिंग बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। अब ये क्या चीज होती है, एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हुआ क्या कि एक पर्सन था मिस्टर राम। अब राम को पैसों की जरूरत पड़ी, राम के पास पैसे नहीं है, राम गया श्याम के पास कि भाई पैसे चाहिए थोड़े। श्याम कहता है कि पैसे तो दे दूंगा, बदले में मुझे कोई मॉर्गेज दो लेकर। राम ने कहा जी मेरे पास 2 घर हैं, ठीक है। कितने घर हैं? 2 घर, घर नंबर 1 और घर नंबर 2, घर नंबर 2, ठीक है। इसकी कीमत मान लो है 300 करोड़, इसकी कीमत है मान लो 400 करोड़। इसको पैसे कितने चाहिए? 500 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है। अब श्याम ने बोला ठीक है मेरे पास इन दोनों घरों का आप मॉर्गेज रख दो, मैं आपको 500 करोड़ रुपए दे देता हूं। 500 करोड़ रुपए मिस्टर ए के पास आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बाद में मिस्टर ए को, या मिस्टर ए बोलो या मिस्टर क्या नाम रखा था मैंने इसका बेचारे का, राम, बाद में मिस्टर राम को थोड़े और पैसों की जरूरत पड़ती है। अब और पैसों की जब जरूरत पड़ी तो प्रॉपर्टीज 2 थी वो गिरवी हैं ऑलरेडी, या मॉर्गेज है श्याम के पास। पर एक चीज जरूर है कि अभी भी अगर आप टेक्निकली देखो तो 200 करोड़ की एक्स्ट्रा वैल्यू मॉर्गेज है, 200 करोड़ की और लोन जो है इसके अगेंस्ट लिया जा सकता है ना। तो श्याम की बजाय वो किसी दूसरे पर्सन के पास गया, मान लो मिस्टर ए के पास गया, और उसको बोला कि भाई ये घर मैं आपको बेच देता हूं, पर एक छोटी सी दिक्कत है कि इसके ऊपर ना मॉर्टगेज जो है वो राम के पास, और सॉरी श्याम के पास पड़ा हुआ है ना। तो अगर कल को कुछ दिक्कत विक्कत हुई, कल को घर बेचना पड़ा, तो श्याम जो है वो इसको बेच सकता है, ये राइट उसके पास रहेगा, ठीक है। श्याम से हमने बात कर ली कि भाई आपका राइट पहला, आपको पहले दिया हुआ मॉर्टगेज, तो आपका राइट पहले रहेगा इस प्रॉपर्टी के ऊपर, पर मैं फिलहाल के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं इसको मिस्टर ए को बेच रहा हूं, है ना। अब मिस्टर ए इसके बदले मुझे कितने पैसे देगा? जनरली अगर बिल्कुल सही सही चीज की बात करें तो उसने हमें 200 करोड़ रुपए पे कर दिए, घर सेकंड वाला घर उसके पास चला गया, और अब मिस्टर ए के पास मॉर्टगेज के साथ साथ ये 200 करोड़ रुपए में घर आ गया, राम के पास जो है वो 700 करोड़ रुपए आ गए, ठीक है। अब कल को सिचुएशन क्या हुई कि राम जो है वो पैसे देने की सिचुएशन में नहीं है, अब क्या किया जाए? अब श्याम को बोला गया, जो डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग है, ध्यान से समझना है, श्याम को बोला गया कि भाई ये जो वाला घर है, ठीक है, जो घर 1 है, पहले तो आप हमेशा इसे बेचोगे। अगर कल को प्राइस एप्रिसिएशन हो गया हुआ और आप इससे पैसा रिकवर कर सकते हो अपना, मान लो इसकी कीमत ही 500 करोड़ हो चुकी है, ठीक है, तो आप कभी भी सेकंड वाले घर को हाथ नहीं लगाओगे, क्योंकि वो सब्सिक्वेंटली सेल हो चुकी है, और मिस्टर ए जो जिसको सेल करी है, इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग जो है वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में इंट्रोड्यूस की गई है कि आप सीधा उठा के देखो, श्याम के पास अधिकार तो है कि वो घर 2 को भी बेच सकता है, घर 1 को बेच सकता है, पर अगर घर 2 की सब्सिक्वेंट सेल हो चुकी है तो पहले किसको बेच के वो पैसा रिकवर करने की कोशिश करेगा? हमेशा आपके घर नंबर 1 को। ये बोलती है डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग, ठीक है। अब अगर उसके पैसे सर रिकवर नहीं हुए, फिर ऑब्वियसली ये बेच सकता है, और कल को बेच के अगर मान लो उसको 400 करोड़ रुपए रिकवर हुआ, तो अपने 200 करोड़ रिकवरी के बाद बाकी का उसे मिस्टर ए को देना पड़ेगा, ठीक है। बट फिर डेफिनेटली वो इस घर को जो है वो कहीं ना कहीं बेच सकता है, पर पहले हमेशा वो किस घर को बेचेगा? जो घर नंबर 1 है, ठीक है। अगर किसी उसकी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की सब्सिक्वेंट सेल हो चुकी है, तो अगले वाले पर्सन जो मिस्टर ए है, उसके हितों की रक्षा के लिए, टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट, दिस डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग इज इंसर्टेड। सो होपफुली यू गॉट दिस। तो आंसर्स इसमें ऑप्शंस नहीं लिखी हुई हैं, बट इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी ऑप्शन होंगी तो आप लोग फिर बड़े आराम से रीड कर सकते हो। नो, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? सर क्वालिटेटिव कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पहले तो ये बता दो होता क्या है, ये क्या चीज है सर? क्वालिटेटिव कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है ऐसे कंट्रोल्स या ऐसे मेजरमेंट्स जिनके थ्रू किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को कंसंट्रेट और टारगेट किया जाता है ना। जैसे कैपिटल रैशनिंग, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में हम एक्स्ट्रा पैसा देना शुरू कर दें या वहां से कट ऑफ करना शुरू कर दें, तो इस तरीके के जो तरीके होते हैं, इस तरीके के जो मेजरमेंट्स होते हैं, उनको बोला जाता है क्वालिटेटिव कंट्रोल। एक आपने एग्जांपल याद रखना है, कैपिटल रैशनिंग इज अ मेजरमेंट ऑफ क्वालिटेटिव कंट्रोल, और कैपिटल कटिंग भी बोल देते हैं इसको कई बार, कैपिटल कटिंग्स एंड ऑल, क्रेडिट कटिंग्स फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स। तो उस सेक्टर के लिए जब इस तरीके से लगाया जाता है तो इनको बोला जाता है क्वालिटेटिव कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी।
डबल टैक्सेशन रिलीफ, बायलैटरल, यूनिलैटरल, बायलैटरल और यूनिलैटरल, बी और यू, ये बी और यू तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक 1 और 3 हो सकती है ऑप्शन ये शायद, या 1 और 2 हो सकता है। अब यहाँ पे बायलैटरल यूनिलैटरल का मतलब क्या है, ये अगेन इनकम टैक्स की टर्मिनोलॉजी है कि जिसके ऊपर दोनों कंट्रीज को, डीटीडब्ल्यूएस है इसमें दोनों कंट्रीज बेनिफिट दे देंगी। कुछ ऐसे होते हैं डीटीडब्ल्यूएस कि जिसमें जी हम भी टैक्स लगा देंगे, बट आपने अगर टैक्स लगाया तो इंडियन गवर्नमेंट जो बिना टैक्स के बेनिफिट के ही यहाँ पे भी अपने रेजिडेंट्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दे देगी जो पहले किसी दूसरी कंट्री में टैक्स पे करके आए हैं। इंडियन गवर्नमेंट यूनिलैटरल बिलीफ या बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है और बायलैटरल भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, तो बोथ होना चाहिए इसका आंसर। अब ये फ्रेम जिस तरीके से भी हो चाहे क्वेश्चन। एन ऑटोमोबाइल कंपनी इज कंसिडर टू एक्सपैंड करंट बीटा, इसको आपने हमेशा एज्यूम करना है इक्विटी बीटा अगर कुछ इंफॉर्मेशन ना हो। इंडस्ट्री बीटा गिवन है और इंडस्ट्री की डेट इक्विटी रेशियो गिवन है। इंडस्ट्री की डेट इक्विटी रेशियो आपने क्या माननी है, हमेशा इक्विटी बीटा मानना है, और डेट रेशियो, अगर डेट इक्विटी रेशियो गिवन है तो इससे आप पहले ओवरऑल बीटा निकाल सकते हो, उसको अगर अपनी कंपनी के ऊपर अप्लाई कर दोगे तो आपका इक्विटी बीटा जो है वो निकल कर आ जाएगा। अब यहां पे दिक्कत यह है कि पूछी हुई है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए आपके पास अभी वैसे शायद डाटा मिसिंग है इसमें, कि आपके पास होना चाहिए केई, और सॉरी केई ना भी हो तो आरएफआरएम होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट होना अवेलेबल है, सॉरी वो जरूरी है, वो नहीं है तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं निकाल सकते। हाँ, इक्विटी बीटा जरूर विद द इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, है ना। तो इक्विटी बीटा वैसे निकलेगा कैसे, 1.6 आपके इंडस्ट्री का बीटा है, और इंडस्ट्री के आपके पास डेट अगर 3 है तो इक्विटी 7 है, ये रेशियो भी अवेलेबल है। तो इक्विटी बीटा, सॉरी ओवरऑल बीटा कैसे निकलेगा इक्विटी बीटा से, ओवरऑल बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा इज 1.6 इनटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट, सो इट विल बी 1.12 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और अगर आपका फुली इक्विटी से फंड होगा तो जो ओवरऑल बीटा है वही आपका इक्विटी बीटा के बराबर होगा, ठीक है। अगर 3:7 होगा तो फिर यही आपके लिए भी इक्विटी बीटा होगा, क्योंकि सेम कैपिटल स्ट्रक्चर है आपका भी। अगर 4:6 है देन आपको जो है वो एक बार के लिए निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसके केस में आप लोगों के पास आई थिंक बीटा आ जाएगा 1.86, बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको सीएपीएम लगा के पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे, कॉस्ट ऑफ डेट होगा, वेटेज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल कर आएंगी। अभी जो 18th क्वेश्चन है अगेन, ये थोड़ा सा फ्रेमिंग, ये शायद अमाउंट्स सर को याद उतने नहीं रहे होंगे, पर ये है कि इसके केस में आप अगेन वैसे ही जो है वो वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है हमेशा चेक करोगे कि आपके पास एक्सरसाइज प्राइस अगर अवेलेबल है तो पहले हर एक एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर वैल्यू ऑफ ऑप्शन देन मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप डिसीजन ले सकते हो। बट जो ये डाटा गिवन है इसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे भी 0 आएगी, यहाँ पे भी 0 आएगी, तो फिर ये आगे अगर मुझे बेनिफिट 0 का है तो 12 रुपए मांगे चाहे 6 रुपए मांगे हम लोग खरीदेंगे ही नहीं। पर अगर ये डाटा थोड़ा ठीक से फ्रेम्ड हो और फिर कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ ऑप्शन आए तो उसके सिचुएशन में वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपका बायर का फायदा होता है, प्रीमियम आपका खर्चा होता है। तो डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन और comparing both you can calculate the value of option or take the decision. Then 19, if the value of distressed company, value of debt is higher than its assets, अगर debt सर ज्यादा है assets कम है तो equity value always decreases. Then qualitative measure of monetary control discussed, क्रेडिट कंट्रोल, ये जो दोनों है ये कभी भी क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स नहीं होते, क्योंकि ये क्यों नहीं होते सर, क्योंकि ओवरऑल बेसिस पर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, कि जैसे सीआरआर घटा दिया तो पूरी इंडस्ट्री में सब सेक्टर्स के लिए वो फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे, अगर बढ़ा दिया तो सबके जो फंड्स वो कम हो जाएंगे, बैंकिंग सेक्टर में से मनी कम हो जाएगा नॉल, है ना। तो ये किसी स्पेसिफिक टारगेट कोई सी सेक्टर को नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए ये कोई क्वालिटेटिव कंट्रोल के मेजरमेंट्स नहीं। फिर ABCD Limited holds 100% in A Limited having net assets of 100 crore, 65% in something, 51%, 76%, और उसकी ABCD के आप लोग जो होल्डिंग कंपनी है उसकी आपको वैल्यू जो है वो पूछी हुई है, और उसकी अपनी नेट एसेट वैल्यू जो दी हुई है वो 300 करोड़ दी हुई है ना। तो आप सिंपली क्या करोगे, जिसका आपके पास जितना जितना हिस्सा है उतना उतना जो है वो आप लोग प्रपोर्शन जोड़कर, जैसे किसी का 100% है तो 100 करोड़ यहां से उठा लिया, 60 करोड़ का 65% जो वैल्यू आएगी, 51% ऑफ 78 एंड 80 करोड़। ये एक मेथड होता है वैल्यूएशन ऑफ होल्डिंग कंपनी। सेकंड मेथड होता है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में क्या करते हैं, जो भी ये कंपनीज हैं जो ये फ्यूचर में बेनिफिट्स जनरेट करेंगी उन सारे बेनिफिट्स की आज की वैल्यू निकालकर हम जोड़ देते हैं, तो वो आपकी वैल्यू ऑफ होल्डिंग कंपनी निकल कर आ जाती है। जो नेट एसेट मेथड है उसमें जितनी जितनी नेट एसेट्स हैं उनकी
उसका हम कितना हिस्सा कंट्रोल करते हैं, ओन करते हैं, उतना उतना मेरे पास आके जोड़ दिया जाता है, तो मेरी नेट एसेट्स वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाती है। ठीक है, अब यहां पे अगर बड़ा ही इन डेप्थ डिटेल में समझना हो तो अब ये प्रैक्टिकली चेक करना पड़ता है कि इस 300 करोड़ की नेट एसेट्स में अगर उसने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जोड़ के रखी हुई है, ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को वहां से हटाकर जो अब जितनी नेट एसेट्स के हम मालिक होंगे वो वहां जोड़ दिया जाता है, तो करेक्ट वैल्यू ऑफ होल्डिंग कंपनी निकल कर आती है ना। पर हम अभी फिलहाल के लिए कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सिर्फ ये मानेंगे कि जितना जितना नेट एसेट्स है इसमें अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मान लो जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि उसकी नेट एसेट निकाल रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी लिखी हुई होगी स्टैंड अलोन बेसिस पर, है ना। तो एक तरफ मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी लिख दूं, दूसरी तरफ नेट एसेट्स का मैं मालिक भी बन जाऊं, तो दोनों दोनों चीजें थोड़ी, इन्वेस्टमेंट का भी एक्चुअली मीनिंग क्या होता है कि अगर कल कोई कंपनी बंद हो तो मुझे इतने पैसे बदले में रिकवर भी होंगे। अब वो जो रिकवर होंगे वो आपने वैल्यू में जोड़ दी आज के दिन पे, दैट इज द वैल्यू ऑफ टोटल बिजनेस या टोटल होल्डिंग्स हमारी उतनी ही है। Then the question is, what is the value of at the end of 6 year rupees 75,000 deposit at 6% per annum interest being compounded quarterly? तो कई बार हम लोगों ने करा हुआ सर, तो यहाँ पे 75,000 इंटू 1 प्लस रेट जो हो जाएगा वो 0.06 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा क्वार्टरली के केस में, और कंपाउंडिंग पीरियड हो जाएंगे 24। तो अगर आप चेक करोगे तो ये करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर आप लोगों के पास आएगा 1,07,212 के आसपास। Then it says, as per GE McKinsey matrix, what is your option if industry attractiveness and business strengths are low? वो एक मैट्रिक्स थी जिसमें दोनों हार्वेस्ट वाला था, डाई वेस्ट वाला था, इन्वेस्ट, 3 ऑप्शन थी, 9 पार्ट्स थे, जी 9 मैट्रिक्स उसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले अगर तो दोनों दोनों अच्छी हो, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी अच्छी हो, बिजनेस स्ट्रेंथ भी अच्छी हो, तो उस केस में तो इन्वेस्ट करते हैं हम लोग पहले 3 कॉलम्स में। उसके अगले वाले 3 में हम लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा कम है, मतलब एक ज्यादा है दूसरा कम है, या दोनों मीडियम मीडियम है। ठीक है, उसके बाद तीसरे लेवल पर दोनों लो हैं, तो द आंसर इज डाइवेस्ट। Then Mr. X received the gift from grandfather. What is his taxable amount? Generally जो रिलेटिव से गिफ्ट आते हैं अगेन इनकम टैक्स पॉइंट, वो आप लोगों के टैक्सेबल नहीं होते। मिनिमम सब्सक्रिप्शन केस ऑफ आईपीओ केसेस इज 90% एज पर सेबी। इन हाई ग्रोथ रेट कंपनी मेजॉरिटी ऑफ इट्स वैल्यू कम फ्रॉम द टर्मिनल वैल्यू। जो भी लास्ट में हम लोग जब परपेचुअल ग्रोथ रेट लगा देते हैं तो उस टाइम पे जो भी टर्मिनल वैल्यू आती है वही मेजर पार्ट प्ले करता है आप लोगों के पास हाई ग्रोथ फर्म्स में, है ना। 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अब ये क्या करता है, पार्ट परफॉर्मेंस को डील करता है। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है सर, कि अगर मान लो कोई ए था, ये बी के पास गया कि भाई मुझे कोई चीज खरीदनी है, बी ने बोला ठीक है बेच दूंगा, अभी मुझे 50 रुपए दे दो, कल को मुझे 100 रुपए दे देना। ठीक है, ये ए के और बी के साथ में एग्री हो गया, और ए ने उसके कंट्रोल को हासिल कर लिया, उसके पास रहना रहना शुरू कर दिया, सारी शर्तें वर्तें जो है वो पूरी कर दी, है ना। अब 50 रुपए देकर भी आ गया। अब कल को बी क्या कहता है कि अभी तूने मुझे 100 रुपए दिए तो नहीं है ना, हमने कहा जी नहीं दिए, तो मैं अब मैं अपने राइट को वापस ले रहा हूं, और मैं इसको जो है वो वैलिड ट्रांसफर मानूंगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक मेरे पास पूरे पैसे नहीं आए थे। जबकि ए कह रहा है कि मैं पूरे पैसे देने के लिए तैयार हूं, मैं सारी शर्तें जो एज पर द एग्रीमेंट हुई थी वो देने के लिए भी तैयार हूं, तो अब बी मना नहीं कर सकता बेस्ड ऑन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड। तो इसके इंटरेस्ट को बचाने के लिए कि इसने अगर पोजेशन ले लिया, इसने अगर कंट्रोल ले लिया है, ठीक है, वो बाकी की जो कंडीशनल अमाउंट पेबल पेमेंट बनती है वो देने के लिए भी तैयार है, तो अब बी कल को मना नहीं कर सकता। पार्ट परफॉर्मेंस दिस बेसिकली डील्स अंडर 53। इफ द लिक्विडेशन कॉस्ट इज बोर्न बाय वेंडर, द वेंडर विल एडजस्ट टू, अब क्वेश्चन है वेंडर कौन होता है आप लोगों का, द परचेजिंग कंपनी और द सेलिंग कंपनी। The purchasing company is called purchasing company और new company, vendor is the old company, वेंडर कंपनी जो अपने बिजनेस को बेच रही है ना। तो अगर ये बेच रही है, इसको अगर कुछ लॉस प्रॉफिट कुछ भी हो उस टाइम पे, तो एक ही अकाउंट होता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। अगर सर इसके पास आए तो देखो अब वही दिक्कत है कि अगर तो मैं इंड एस की बात करूं तो वो बोलता है कि एसपीएल में जाएगा, अगर मैं एएस 14 की बात करूं तो वो बोलता था कि गुडविल में जाएगा, अगर ये खर्चा किसने करा हो, आपकी एक्वायरिंग कंपनी ने करा हो, परचेजिंग कंपनी ने करा हो, तो इंडियस बोलता है कि पी&एल अकाउंट, जो आपका एएस 14 पुराना बोलता था वो बोलता था कि गुडविल अकाउंट को डेबिट करो। वेंडर जो अगर उस वेंडर कंपनी ने करा हुआ है तो उसके सारे खर्चे, एसेट्स, लायबिलिटी सब कुछ कहां जा रहा होता है, रियलाइजेशन में, तो ये खर्चा भी कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में।
देन लास्ट इज विच ऑफ द इज नॉट अ मॉडल ऑफ स्टार्टअप वैल्यूएशन। सर स्कोर कार्ड इज अ मॉडल ऑफ स्टार्टअप वैल्यूएशन, मैंने इसके लिए आपकी एक क्लास लगानी भी है अभी तक, तो आप लोगों ने उसको जरूर देखना है। बर्कस मेथड इज ऑल्सो स्टार्टअप वैल्यूएशन, रिस्क समेशन मेथड इज ऑल्सो अ स्टार्टअप वैल्यूएशन, वेंचर कैपिटलिस्ट इज ऑल्सो अ स्टार्टअप वैल्यूएशन। तो ये शायद कहीं पे कुछ क्वेश्चन की फ्रेमिंग में तो एग्जाम में दिक्कत है, या शायद सर ने जब लिखा है तो माइट भी कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा कोई मेथड, पर ये चारों मेथड जो है वो आप लोगों के स्टार्टअप वैल्यूएशन के हैं। इनमें से कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो नहीं यूज किया जाता, ठीक है। वेंचर कैपिटल मेथड भी प्रॉपरली यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे ये क्वेश्चंस थे जो अभी तक थे। इसके अलावा भी जो बाकी की भी आप लोगों के क्वेश्चंस कुछ मेंबर्स ने शेयर करे हुए हैं, उनको मैं अब बनाना शुरू कर दूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करना भी स्टार्ट कर दूंगा। जो एक जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो हमारे पास एक फाइल है, जस्ट अ सेकेंड, IBC, दिस इज द फाइल जो ICMAI वाला जो इंस्टीट्यूट है आप लोगों का, उन्होंने हम लोगों के लिए दी हुई है ये बना के, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ऑन क्लेम्स एटसेट्रा, तो इनमें जो आपकी ड्यूरिंग द CIRP के लिए भी डेट्स वेट्स हैं और साथ में क्लेम्स वाली भी डेट्स वेट्स हैं, तो एक बार के लिए पढ़ लेना, क्योंकि सुनने में ऐसा आ रहा है कि एक आध क्वेश्चन यहां से भी ये पूछ रहे हैं, तो वाई नॉट, है ना। तो ये फाइल मैं आपके साथ के साथ शेयर कर दूंगा। दैट्स इट फॉर द डे। एक चीज आप लोगों ने और कर लेनी है कि जो इजी से चैनल है जिसके ऊपर ये वीडियो चल रही है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, कि बाई चांस मैं आपको लिंक शेयर करना भूल भी जाऊं तो भी जैसे मैं अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उस चीज की आ जाया करे, है ना।